हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंतर्गत मेंडेलियन डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं? जीन में होने वाले कोई भी एबनॉर्मलिटीज या जीन में होने वाले म्यूटेशंस के फलस्वरूप जो डिसीज उत्पन्न हो रहे हैं उनको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक है क्रोमोसोमल और दूसरा है मेंडेलियन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो क्रोमोसोम की नंबर या उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज होने की वजह से जो भी डिसीज उत्पन्न होते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जबकि मेंडेलियन डिसऑर्डर किसको कहेंगे? जो जीन में परिवर्तन के फलस्वरूप कोई भी डिसऑर्डर उत्पन्न हो रहा है या कोई भी डिसीज उत्पन्न हो रहा है वो कहलाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। और मेंडेलियन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से मेंडल ने मैंने लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने की जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षणों के जाने का कारण माना था जीन को, और उन्होंने उनकी वंशागति का अध्ययन जीन के आधार पर किया था। तो उसी जीन के कारण ही लक्षण वंशागत होते हैं। तो इन विकार्स में भी इन डिसीज में भी जीन के कारण ही जो है वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसलिए इन विकारों को कहा जाता है मेंडेलियन। जीन में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जो डिसीज उत्पन्न होते हैं उनको कहा जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल जो होते हैं वो ऑटोसोम्स पर यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो 44 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उन पर पाए जाने वाले विकारों को कहा जाता है ऑटोसोमल, और जिन जो कि सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोमल या एक्स लिंक्ड डिसीज कहा जाता है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं ऑटोसोमल। एक तो होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। डोमिनेंट जो होता है वो दोनों में ये अपना प्रभाव दर्शाते हैं, जबकि रिसेसिव में हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसमें डोमिनेंट में एक सिंगल जीन की उपस्थिति के कारण भी ये अपना प्रभाव दर्शा लेते हैं, जबकि रिसेसिव जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में यानी कि एक जीन यदि उपस्थित है, जिस तरह से ये एक जीन उपस्थित है हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, तो इनको कहा जाता है रिसेसिव। रिसेसिव में मुख्यतः हम ये पढ़ने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और एल्केप्टोन्यूरिया। ये आपके कोर्स में एनसीईआरटी के सिलेबस में उसमें दिया हुआ है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को। तो सबसे पहले देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया वास्तव में क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। हम पढ़ चुके हैं ऑटोसोमल और रिसेसिव है, और क्योंकि अलिंग गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम्स पर पाया जा रहा है। रिसेसिव इसलिए क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन पर वो अपना प्रभाव उसकी जीन नहीं दर्शा पाते हैं, और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाया जाता है। तो ये हो गया पहला। तो आपको ये याद रखना है कि ये ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 पर होने वाला विकार है और उसके जीन पर, और दूसरा हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाते हैं। तो ये हो गया सिकल सेल एनीमिया। उसमें अब सिकल सेल का मतलब क्या है? ये रक्त संबंधी विकार है। आरबीसी की आकृति में चेंज हो जाती है। रक्त संबंधी विकार है जिसमें आरबीसी गोल ना होकर, बाइकॉन्केव ना होकर हंसिए के आकार की हो जाती है। सामान्य आरबीसी जो होती है वो गोल होती है, बीच से दोनों तरफ गड्ढा होता है, उसको बाइकॉन्केव कहते हैं। तो इस आकृति की होती है, इसकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता अधिक होती है। जबकि यदि सिकल सेल के जीन यदि उपस्थित हैं किसी व्यक्ति में, तो उसके आरबीसी जो होते हैं वो किस तरह के हो जाते हैं? डिफेक्टिव हो जाते हैं। आरबीसी हंसियाकार हो जाते हैं और इनमें ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही साथ इनका लाइफ स्पॉन जो होता है वो कम हो जाता है, 8 से 10 दिन मात्र रह जाता है, जबकि सामान्य आरबीसी का 120 दिन करीब होता है। तो इसके फलस्वरूप देखिए, सिकल सेल आकृति हंसियाकार हो जाने की वजह से। और एनीमिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम एनीमिया वर्ड मतलब जानते हैं कि खून की कमी से रिलेटेड है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी यदि हो रही है तो उसको हम कहते हैं एनीमिया। तो आरबीसी की आकृति में चेंज होने के कारण उसके ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इसीलिए इस डिसीज को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। अब इसका मेन रीज़न क्या है? सिकल सेल एनीमिया का मुख्य कॉज क्या है, रीज़न क्या है, ये जानते हैं हम। तो सबसे पहला तो ये है कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे बना होता है हम जानते हैं। प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड की एक चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड, और उस पॉलीपेप्टाइड से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसके चेन में, हीमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड चेन में किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड के डिफेक्टिव हो जाने से इस प्रकार का डिसीज उत्पन्न होता है। और वह क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। उनमें से बीटा चेन में 6वें पोजीशन पर यदि एमिनो एसिड
ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, जिसके प्रतिस्थापन हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी की आकृति हंसी के आकार की हो जाती है। तो ये कारण, ये तो प्रतिस्थापन हो गया, लेकिन इसका प्रतिस्थापन क्यों हुआ, क्योंकि जीन में म्यूटेशन हो गया है ना। उसके मुख्य कारण क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। हम जानते हैं कि एमिनो एसिड जो है वो किससे बनते हैं, एमिनो एसिड का कोडिंग कहाँ से होता है, मैसेंजर आरएनए से, और मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है। तो ये मुख्य कारण को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए उत्तरदायी जीन को हम कहते हैं HbA, इसको शो करते हैं HbA से, और सिकल सेल एनीमिया के लिए उत्तरदायी जीन को HbS से। तो डिप्लॉयड एनिमल है तो उसमें जीन जो है वो पेयर में होते हैं, एलील होते हैं। यदि दोनों जीन समान HbA, दोनों एलील HbA हैं तो वो नॉर्मल व्यक्ति को शो करेगा। यदि व्यक्ति में यदि एक एलील HbA का है और दूसरा जीन का एलील जो है वो HbS हो जाता है, या सिकल सेल का जीन में परिवर्तन हो जाता है, तो वो कैरियर कहलाता है और अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाता है। जबकि HbS यदि दोनों एलील जो होते हैं वो सिकल सेल के हो जाते हैं, तब व्यक्ति जो है वो डिसीज्ड या रोगी। तो आइए हम देखते हैं इसमें सिकल सेल के जीन में परिवर्तन के फलस्वरूप, सिंगल बेस पेयर में परिवर्तन के फलस्वरूप किस तरह से पूरा एमिनो एसिड चेंज हो जाता है, और एमिनो एसिड चेंज होने के फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो जाता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी जीन में परिवर्तन, जीन पहले क्या होता है, पहले जीन या डीएनए जो है वो किसमें ट्रांसक्राइब होता है, आरएनए में अनुलेखित होता है। जीन या डीएनए जो होता है, कोई भी जीन या डीएनए किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड के बने होते हैं। जीन या डीएनए किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस के बने होते हैं। तो उन बेसिस में यदि किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है तो उसकी वजह से पूरा मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए के फलस्वरूप अनुलेखित होने वाला मैसेंजर आरएनए के फलस्वरूप जो अनुवाद होता है प्रोटीन के रूप में पॉलीपेप्टाइड चेन, वो परिवर्तित हो जाता है। तो किस तरह से होता है, देखिए कि डिफेक्ट नॉर्मल जीन है यदि हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल जीन है तो उससे सबसे पहले क्या ट्रांसक्राइब होगा, नॉर्मल जीन कैसा है, देखिए 5 डेज 3 डेज स्थिति में GAG और CTC, मान लीजिए इस तरह से है, तो ये GAG और CTC ये डीएनए है या जीन है। इसमें यदि ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि जीन या डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, तो क्या होगा कि नॉर्मल कोडिंग जो स्ट्रैंड है उसी की तरह फिर से स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए का प्राप्त होता है हमको, GAG। तो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होकर क्या बनता है, डीएनए ट्रांसक्राइब होकर मैसेंजर आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन करता है और क्या बनाता है, एमिनो एसिड का एक चेन बनाता है जो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। और ये पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन में 4 चेन होते हैं, 2 चेन होते हैं अल्फा के और 2 चेन होते हैं बीटा के। इस तरह से हीमोग्लोबिन किसका बना हुआ है, 4 आयरन के, ये आयरन, हीम माने आयरन, और 4 चेन इस तरह से ग्लोबिन के बने होते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन के, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन के हीम आयरन पर 4 ग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड की चेन जुड़ी रहती है। तो इसमें से 2 तो होते हैं अल्फा के होते हैं, और इस तरह से 2 जो होते हैं वो बीटा के होते हैं, बीटा चेन होते हैं। तो इस तरह से ये कहाँ से बना है, सबसे पहले डीएनए से, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से एमिनो एसिड की पूरी चेन बनती है, मैसेंजर आरएनए से एमिनो एसिड की चेन, और एमिनो एसिड की चेन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है। यही पॉलीपेप्टाइड किसका निर्माण करती है, पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है आपस में मिलकर पूरे प्रोटीन का निर्माण करती हैं। तो ये इसमें 4 चेन होते हैं, उसमें से 2 तो अल्फा के होते हैं और 2 बीटा के होते हैं। तो इसमें चेंज होता है बीटा चेन पर। तो बीटा चेन पर एक सिंगल जीन के कारण बीटा चेन का जो है, बीटा चेन किस तरह से प्रभावित हो जा रहा है और डिफेक्टिव हो जा रहा है वो देखते हैं। तो इसमें एक सिंगल जीन पर सिंगल बेस पेयर में परिवर्तन होता है। तो कौन सा, GAG जो होता है वो डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड है ना, और इस पर ट्रांसक्राइब होगा तो जी जो है वो गुआनिन है, ए एडेनिन है, जी फिर से गुआनिन है। तो गुआनिन हमेशा साइटोसिन से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में क्या होगा, गुआनिन के साथ में साइटोसिन, एडेनिन के साथ में थाइमिन, और गुआनिन के साथ में फिर से साइटोसिन जुड़ता है। तो अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, और जब ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए बनता है, माने डीएनए से आरएनए बनना को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप GAG फिर से बनता है ना, CTC से
सी की जगह फिर जी आएगा और टी की जगह फिर ए आएगा, थायमिन से एडेनिन और फिर साइटोसिन से गुआनिन। तो हमेशा ट्रांसक्रिप्शन में कोडिंग स्ट्रैंड ही हमको प्राप्त होता है GAG। अब इस GAG में फिर ट्रांसलेशन होता है और ट्रांसलेशन के फलस्वरूप एमिनो एसिड की एक चेन प्राप्त होती है। तो ट्रांसलेशन GAG का ट्रांसलेशन किस में होता है? ग्लूटामिक एसिड में। GAG किसको कोड करता है? कौन से एमिनो एसिड को कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। और इस पूरे चेन में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये ट्रांसलेशन होता है तो पूरे एमिनो एसिड की चेन में 6वें पोजीशन पर ये जीन में परिवर्तन के फलस्वरूप ये जीन 6वें पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड प्राप्त होता है ट्रांसलेशन के फलस्वरूप। ये है नॉर्मल जीन का, है ना। नॉर्मल जीन में GAG DNA है, इसमें मैसेंजर RNA GAG ही प्राप्त होगा और ट्रांसलेशन के फलस्वरूप क्या होगा? वो किस प्रोटीन को कोड करेगा, किस एमिनो एसिड को कोड करेगा? ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा और बीटा की नॉर्मल चेन सिंथेसाइज होगी, यानी कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन नॉर्मल तरीके से संश्लेषित होगी। और RBC कैसा बनेगा? RBC कॉन्केव होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इसके अब यहाँ पर देखिए सिंगल जीन में सिंगल बेस में परिवर्तन हो गया, यदि सिकल सेल उपस्थित है ना, यदि सिकल सेल के जीन यानी HBS है, सिकल सेल का जीन HBS है तो उसमें किस तरह से म्यूटेशन होता है? देखिए एडेनिन जो है वो किससे प्रतिस्थापित हो गया? थायमिन से प्रतिस्थापित हो गया और उसके फलस्वरूप क्या हो गया? ये स्ट्रैंड GTG है ना। तो जी तो गुआनिन साइटोसिन से और थायमिन क्या बनाएगा? किससे कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ेगा? थायमिन किससे होगा? एडेनिन से और जी जो है वो फिर से सी से। गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। तो अब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा जब स्ट्रैंड अलग होंगे और इसका RNA का निर्माण होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप फिर से हमको क्या प्राप्त होगा? GUG प्राप्त होगा। यहाँ पर GAG की प्राप्त न होकर GUG प्राप्त होगा, क्योंकि RNA स्ट्रैंड में क्या होगा? यहाँ पर एडेनिन की थायमिन की जगह थायमिन से RNA में थायमिन नहीं रहता है, RNA में एडेनिन के साथ में अब थायमिन होना चाहिए, तो थायमिन न रहकर वहाँ पर क्या होता है? RNA में यूरासिल होता है। तो यहाँ पर GTG की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? GUG होगा, है ना। RNA में क्या होगा? थायमिन बेस नहीं होता RNA में, इसीलिए उसमें क्या हो जाएगा? GUG हो जाएगा। और यह GUG ट्रांसलेट होकर क्या बनाता है? यहाँ पर ग्लूटामिन न बनाकर, ग्लूटामिन एमिनो एसिड को कोड ना कर GUG किसको कोड करता है? वैलिन को कोड करता है। तो 6वें पोजीशन पर बीटा ग्लोबिन चेन की 6वें पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड न बनकर इस जीन परिवर्तन की वजह से क्या बन जाता है? वैलिन नामक एमिनो एसिड बन जाता है और पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो अलग प्रकार के प्रोटीन को डेवलप करती है। और यह प्रोटीन की वजह से, इस डिफेक्टिव बीटा चेन की वजह से, हीमोग्लोबिन की डिफेक्टिव बीटा चेन की वजह से RBC की आकृति जो है वो बदल जाती है और हंसियाकार हो जाती है। और इसी हंसियाकार आकृति हो जाने के कारण कई प्रकार की एबनॉर्मलिटीज या असामान्यताएं जो है वो शरीर में दिखाई पड़ती हैं। तो एक तो होता है ब्लड का ट्रांसपोर्ट प्रभावित होता है। ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे प्रभावित होता है? सामान्य आकार की जैसे RBCs हैं, इस तरह से सामान्य गोल आकार की RBCs हैं तो उनमें फ्लो जो है वो आसानी से होता है। लेकिन यदि ये हंसिया के आकार की हो जाती हैं तो ये आपस में क्या होता है? चिपकने लगती हैं और एक जगह पर जमा हो जाती हैं। और इसकी एक जगह पर जमा हो जाने की वजह से ब्लड का फ्लो या ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो इसी को कहा गया है ब्लड ट्रांसपोर्ट जो है वो आसानी से नहीं हो जाता है। और इसी वजह से इनमें ब्लड का ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं होता तो हाथों और पैरों में दर्द होता है और सूजन भी आ जाता है। RBC जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अब एक जगह पर जमा हो गए हैं, ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर RBC डिस्ट्रॉय होने लगते हैं या नष्ट होने लगते हैं। तो सामान्य RBC की जीवन काल होता है 120 दिन लगभग, लेकिन यह इस तरह से हंसिया के आकार का हो जाता है और RBC जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। सिर्फ 8 से 10 दिन उनका लाइफ स्पॉन रह जाता है। तो ये असामान्यता आ गई। और तीसरी असामान्यता हीमोलाइसिस, माने ब्लड सेल का टूटना को क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस कहते हैं। तो तीसरा
लक्षण क्या हो जाएगा, उनमें हीमोलाइसिस होने लगेगा, जिसके फलस्वरूप उनमें क्या हो जाएगा, आरबीसी का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन की कमी बॉडी में हो जाएगी। अब हीमोग्लोबिन मतलब खून की कमी के फलस्वरूप जितने भी विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं वो सारे के सारे लक्षण फिर इसकी वजह से दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये हो गया उसके कॉज के बारे में और उसके सिम्टम्स के बारे में, है ना। लेकिन इसकी वंशागति किस तरह से होती है, मान लीजिए मैंने कोई कैरियर वुमेन है ना, कैरियर वुमेन है, जैसे HbA और HbS जीन उसमें भी है, और उसी तरह से कैरियर मैन है, यदि उसकी शादी हो जाती है, कैरियर वुमेन की शादी कैरियर मैन से हो जाती है, तब किस तरह के संतान प्राप्त होते हैं। देखिए HbA ये तो क्या होगा, नॉर्मल संतान पैदा होगा, जबकि HbA और HbS जो होता है यानी ये हेट्रोजीनस कंडीशन है, एक सामान्य जीन है और एक सिकल सेल का जीन है, तो ये क्या होगा, वाहक या फिर कैरियर, है ना, वाहक या कैरियर। इसका कैरियर का मतलब क्या है कि जीन तो एक कैरी कर रहा है लेकिन उसके लक्षण इनमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब इसमें दोबारा देखिए HbS और HbA जुड़ रहे हैं तो फिर क्या बन रहा है, ये भी वाहक या कैरियर होगा। तो इसमें 50% तो जो होते हैं वो कैरियर होते हैं, जिनमें जीन उपस्थित होते हैं लेकिन लक्षण दिखाई नहीं पड़ता और ये सिम्टम्स इनको उतना तकलीफ नहीं देता है ना। लेकिन HbS और HbS यदि आपस में मिल जाते हैं तब ये क्या होगा, रोगी या डिसीज्ड हो जाएगा और ये इसकी जीवन काल जो है वो बहुत कम होगा, तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, घातक प्रभाव दिखाई पड़ेगा जीन का, है ना। तो दो यदि सिकल सेल के जीन वाले दोनों एलील जो है एक व्यक्ति में, यदि दोनों सिकल सेल के जीन आ जाते हैं तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो इसीलिए विवाह करते समय आजकल विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है विशेष क्षेत्रों में जहाँ पर सिकल सेल जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रभावित है सिकल सेल से लोग, वहाँ पर ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि दोनों महिला और पुरुष को कैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कैरियर हैं तो वो तो वाहक को भी उत्पन्न करेंगे और साथ ही साथ रोगी व्यक्ति को भी उत्पन्न करेंगे और रोग फैलता जाएगा। तो इससे बचने के लिए, ये स्थिति से बचने के लिए इसकी जीनोटाइप का और इसकी कॉज का जानना बहुत जरूरी है। इस तरह से सिकल सेल एनीमिया जो है एक ऑटोसोमल और रिसेसिव डिसीज है जो कि एक सिंगल बेस में परिवर्तन के फलस्वरूप, डीएनए के एक सिंगल बेस में परिवर्तन के फलस्वरूप पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन में एमिनो एसिड का प्रतिस्थापन हो जाता है। कौन से एमिनो एसिड का, 6वें नंबर का, पॉलीपेप्टाइड चेन के 6वें नंबर के ग्लूटामिक एसिड का, एमिनो एसिड का वैलिन में परिवर्तन के फलस्वरूप आरबीसी जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है और कैसा बन जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है और उसके कारण सारे ब्लड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जिस तरह से जैसे आरबीसी का शेप चेंज होने के कारण, शेप चेंज हो जाना 1 डिग्री या 1st डिग्री चेंज है और उसके फलस्वरूप फिर और अन्य प्रकार के जो प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, इसके कारण ये प्लियोट्रोपिज्म या बहुप्रभावित्य को दर्शाता है। मतलब HbS सिकल सेल का जीन, एक जीन जो है वो एक तो पहला आकृति में चेंज कर रहा है और दूसरा उसके फलस्वरूप कई प्रकार के और डिसऑर्डर को भी डेवलप कर रहा है, जिसके कारण ये बहुप्रभावित्व का भी उदाहरण है। तो अब हम ये हो गया सिकल सेल एनीमिया, ये ब्लड डिसऑर्डर है। इसके अलावा और हम नेक्स्ट ब्लड डिसऑर्डर पढ़ेंगे थैलेसीमिया।